नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार सा टेस्ट यहां पर लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपके पूरे 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनके बीच में से 30 या फिर 30 से अधिक सही होते हैं। समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के, और इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। इसलिए बहुत ही शानदार के साथ वीडियो को यहाँ पर देखिएगा और अपने क्वेश्चन को लगाइएगा। दोस्तों, कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है। बस आपको लगातार पढ़ते जाना है और इसी प्रकार से टेस्ट यहाँ पर देते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है रोलेट एक्ट, मिंटो मार्ल सुधार, साइमन कमीशन या फिर पिट्स इंडिया एक्ट। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय जब पुलिस की नृशंसता का आपके शिकार हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, समझ रहे हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। किसके संस्थापक सदस्य थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के या फिर स्वराज पार्टी के। तो ये आपको बताना होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, आपके सामने आ गया है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी के कैसे के संस्थापक सदस्य थे। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या फिर दादा भाई नौरोजी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि 1917 ईस्वी के जो आपके चंपारण सत्याग्रह हुआ था वहीं से तो स्टार्ट किया था। बिल्कुल सही है, चंपारण सत्याग्रह से ही इनका पहला सत्याग्रह था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको मानेंगे तो 1919 ईस्वी में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ यहाँ से किया था। कहाँ से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ किया? दांडी मार्च से, खेड़ा सत्याग्रह से, साबरमती आश्रम को से या फिर चंपारण से? तो आपको बताना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, यहाँ से गांधी जी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों को प्रारंभ किया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी या फिर भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में आपके ये जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? रिट किसके द्वारा? जो रिट 5 प्रकार की होती है, किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर प्रशासनिक अधिकरण। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कोई उच्च न्यायालय। दोस्तों, रिट जारी करने का अधिकार आपके उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय दोनों के ही पास है। तो उप न्यायालय करेक्ट नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल नहीं, जिला न्यायालय बिल्कुल नहीं, कोई उच्च न्यायालय या फिर आपके ऑप्शन में होता कोई आपके उच्चतम न्यायालय। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ही जारी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि उच्च न्यायालय दोस्तों यह आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है, और जो आपके उच्चतम न्यायालय होता है यह आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, जो मूल अधिकार में आता है ये 32। आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? किन अनुच्छेदों में आपके स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या फिर संसद द्वारा? तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जाता है और यह संसद द्वारा चला जाता है। संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट किया सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर
अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 67 के ख के तहत आपके उपराष्ट्रपति पर अभियोग चला जाता है या किसके द्वारा आपके चला जा सकता है, तो आपके राज्यसभा से। किसके, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है अभियोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। ठीक है, नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट बनाते हैं उस पर संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है। आकलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोक लेखा समिति होती है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इस बात को भी पता होना चाहिए। पूछ लेता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो कुल आपके 22 सदस्य होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका साइंस से है कि दाद की बीमारी, ठीक है, दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। बैक्टीरियल होती है, प्रोटोजोआ होती है, वायरल होती है या फिर फंगल होती है। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फंगल होती है। दाद की बीमारी जो कवक के कारण होती है, इसीलिए इसको फंगल कहते हैं, क्योंकि कवक को फंगी कहते हैं, इसलिए इसको फंगल कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक होना चाहिए। विरंजक अभिकर्मक क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, क्लोरीन या फिर सोडियम क्लोराइड। तो सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है। सामान्य नाम पूछ रहा है, जल, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बताना है आपको। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बेकिंग सोडा होता है ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का सूत्र आप लोग जानते हैं, CaCO2, ये बेकिंग सोडा का आपके सामान्य सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का ये सामान्य नाम है। दोस्तों ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज किसमें होता है, जानते हैं कि क्लोरोफार्म गैस बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ट्राइकोमा बीमारी, बीमारी सुनिएगा, ट्राइकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। नाक, कान, दांत, आँख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँख से संबंधित है ट्राइकोमा बीमारी। और लंबे समय तक इसका अगर आप इलाज नहीं करते हैं तो ये आपके, इससे आपकी आँख बिल्कुल दोस्तों आपके नज़र जा सकती है, आदमी अंधा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन B6, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में जो बी कई सारे होते हैं इसमें जो विटामिन B6 है इसकी कमी से पुरुष में हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एनीमिया हो जाता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अरक्तता। एनीमिया क्या हो जाता है आपके, एनीमिया जिसे कहते हैं आपके अरक्तता। तो विटामिन B6 की कमी से होता है। B6 का रासायनिक नाम क्या है आपके, तो B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, आपका नाम है पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। API, ठीक है, API का पूरा रूप क्या है, मतलब इसका आपके पूरा रूप आपको बताना है API का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। किस रूप में डाटा संग्रहित होता है ये आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर में। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या फिर डेसिमल में किसमें आपका डाटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपके डाटा बाइनरी रूप में आपके संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि GIS किसका लघु रूप है। किसका लघु रूप अब क्या है, GIS है। बहुत इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज़, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स। तो बताना होगा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। GIS का आपकी क्या आपके फुल फॉर्म है क्या, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। समझ रहे हैं कि डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है मेगाहर्ट्ज,
प्रतीक प्रति सेकंड, बिट प्रति सेकंड, नैनो सेकंड। तो सही उत्तर हो जाएगा कि बिट प्रति सेकंड डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त क्या आपके एकक है, यूनिट है, बिट प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। और इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं किसके, आपके जीके के। तो आप लोग बताइएगा कि जीके में आपने कितना स्कोर किया है। अगर सामान्यतः आपने 15 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं तो जान लीजिए कि बहुत अच्छा आपका स्कोर है। इसमें हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया था, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, कुछ हिस्ट्री के थे, कुछ जियोग्राफी के साथ क्वेश्चन नहीं थे, कुछ पॉलिटी के थे, कुछ साइंस के थे, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन थे। आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, आइए बढ़ चलते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, आपके हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका पर्यायवाची, सागर, बादल, बारिश या फिर तालाब, ठीक है, जल निधि। दोस्तों जल निधि का आप किसका पर्यायवाची है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सागर का पर्यायवाची होता है जल निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है, अमृत जो शब्द होता है ये इसका पर्यायवाची है क्या आपके, उदक है, साध है, अम्बु है या फिर पीयूष है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, पीयूष आपके अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। पीयूष होता है, सुधा होता है, ये भी आपके अमृत का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है, पीयूष, सुधा ये आपके अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेधावी का पर्यायवाची है, ठीक है, मेधावी का पर्यायवाची है निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या फिर प्रतिभाशाली। तो सही उत्तर हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली होता है आपके, यह मेधावी आपकी का पर्यायवाची है, मेधावी मतलब प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। देखिए ये नहीं वाला क्वेश्चन आप लोगों को कई बार बचा लेता है, तो समझिए नहीं पूछ रहा है। तो तरु भी है, जानते हैं आप लोग, पादप भी है और साखी भी है, बट बिहग नहीं है। तो बिहग किसका पर्यायवाची है, मुझे जहाँ तक लग रहा है बिहग आपके पक्षी का पर्यायवाची होता है। तो आपसे यही पूछा था कि वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो तरु, पादप, साखी ये तीनों वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद यहाँ पर एक दोस्तों को दिया जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि आपके पेपर में भी उसी प्रकार से मैंने तैयार किया, तो फ्रेज आता है और फ्रेज से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कभी कभी 4 से 5, कभी कभी 8 से 9। तो फ्रेज यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर वहाँ से क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रेज थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको हम सही से पढ़ेंगे, देखेंगे। आदमी की तलाश, सुनिएगा, जितने अच्छे तरीके से आप इसको पढ़े रहेंगे फ्रेज को, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। अगर आप इसको सही से पढ़ने में सफल हो गए तो फ्री का नंबर आपको मिलता है, इसलिए मैंने आपकी प्रैक्टिस में यहाँ पर करा दे रहा हूँ। आदमी की तलाश, यह स्वर अक्सर सुनने को मिलता है, यह भी सुनने को मिलता है कि आज आदमी आदमी नहीं रहा। इन्हीं स्थितियों के बीच दार्शनिक राधा कृष्णन की इन पंक्तियों का स्मरण हो गया। हमने पक्षियों की तरह उड़ना और मछलियों की तरह तैरना तो सीख लिया है, पर मनुष्य की तरह पृथ्वी पर चलना और जीना नहीं सीखा। ये आप यहाँ पर किसकी बात है कि इसको राधा कृष्ण, दार्शनिक राधा कृष्ण की इन पंक्तियाँ आपको याद आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि जिंदगी के सफ़र में नैतिक और मानवीय उद्देश्यों के प्रति मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। किसके आपके जिंदगी के सफ़र में नैतिक और मानवीय उद्देश्यों के प्रति आपके मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। कहा जाता है आदमी नहीं चलता उसका विश्वास, सुनिएगा, आदमी नहीं चलता, क्या चलता है दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी नहीं चलता, आदमी का क्या चलता है, उसका विश्वास चलता है। आत्मविश्वास सभी गुणों को एक जगह बांध देता है, यानी कि विश्वास की रोशनी में मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व और आदर्श रोजगार होता है। तो आदर्श और संपूर्ण व्यक्तित्व आपके किसकी रोशनी में आपके रोजगार होता है, विश्वास की रोशनी में। गेटे की प्रसिद्ध उक्ति, किसकी, गेटे की प्रसिद्ध उक्ति है कि जब कोई आदमी ठीक काम करता है तो उसे पता नहीं चलता कि यह क्या कर रहा है, पर गलत काम करते समय उसे हर क्षण यह ख्याल रहता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। ये किसकी, आपकी गेटे की प्रसिद्ध उक्ति है कि क्या करता है, जब कोई आदमी सही काम करता रहता है उसे पता नहीं चलता कि क्या कर रहा है, बट अगर गलत काम कर रहा है तो उसे हर क्षण इसको लगता रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे गलत को गलत मानते हुए भी इंसान गलत किए जा रहा है, इसी कारण समस्याओं एवं अंधेरों के अंबार लगे हैं। लेकिन ऐसा ही नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, शायद उनकी अच्छाइयों के कारण ही जीवन बचा हुआ है। ऐसे लोगों ने नैतिकता और सच्चरित्रता का खिताब ओढ़ा नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों ने क्या किया, आपके नैतिकता और सच्चरित्रता का खिताब ओढ़ा नहीं है। वे भाग्य और नियत के हाथों खिलौना बनकर नहीं बैठे, स्वयं के पसीने से अपना भाग्य लिखा। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा कि हमें वह परिवर्तन खुद बनना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा,
बिल्कुल सही कहा कि हमें वह परिवर्तन खुद बनना चाहिए जिसे हम संसार में देखना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। उन सभी खिड़कियों को बंद कर दें जिनसे आने वाली गंदी हवा इंसान को इंसान नहीं रहने देती। मनुष्य के व्यवहार में मनुष्यता को देखा जा सके, यही आदमी को तलाश है। तो यही आदमी की आपकी तलाश है। ये हमारा थोड़ा सा फ्रेज था। अब फ्रेज से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ये फ्रेज कभी कभी पढ़ने में ऊब जाते हैं आप लोग, बट ऊबना नहीं है, तभी तो आप कर पाएंगे। देखिए अगर आपने टारगेट में बनाया है कि हिंदी में पूरे 40 में हमें 40 लेकर आना है, तो आप किसी भी आपकी पोर्शन को हल्के में नहीं ले सकते। मतलब कि अगर आप व्याकरण तो हल कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो व्याकरण के अलावा जो रचना फिर लेखक से क्वेश्चन आते हैं उसको भी पढ़ना है आपको, फ्रेज के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका वो जो ये टारगेट था ये ओझल हो जाएगा आपसे निगाह से ना, इसीलिए काम आपको करना है। देखेंगे फ्रेज तो हमने पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को देखेंगे कि मन में अटूट विश्वास होना जरूरी है। उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, तो अटूट क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? संज्ञा है या फिर सर्वनाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके एक विशेषण है। अटूट क्या है? एक विशेषण है। मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, तो विश्वास की ही व्याख्या अटूट कर रहा है, तो क्या आपके ये आपके विशेषण आपकी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य भाव के अनुसार गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक हो जाता है जीवन यात्रा, आदमी की तलाश, मानवीय उद्देश्य, सच्ची मानवता। तो आपको ये बताना है कि शीर्षक क्या हो सकता है सबसे उपयुक्त। ठीक है, तो मानवीय उद्देश्य सबसे आपके उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत लोग आदमी की तलाश लगा देंगे, बट ये तो बार बार वहाँ पर कहा ही गया है, आपको उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो मानवीय उद्देश्य, मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक बन जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा आपका कि सभी गुणों को एक स्थान पर जोड़ने की शक्तियाँ किसमें बताई गई हैं। ठीक है, सभी गुणों को एक स्थान पर जोड़ने की शक्तियाँ किसमें बताई गई हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आत्मविश्वास में। किसमें? आत्मविश्वास में। ठीक है, ये आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। कौन सा शब्द लिंग की दृष्टि से शेष से भिन्न है? मछली, पृथ्वी, पक्षी या फिर नदी? दोस्तों जो पक्षी आपके लिंग की दृष्टि से क्या है दोस्तों, लिंग की दृष्टि से भिन्न है। ठीक है, आदमी आदमी नहीं रहा, कथन का भाव है। मानव प्रगतिशील हो गया, मनुष्य में मनुष्यता नहीं रही, आदमी देवता बन गया, मनुष्य राक्षस जैसा बन गया। तो आपको बताना है पांचों क्वेश्चन का आंसर। पांचों क्वेश्चन का आंसर है कि मनुष्य में मनुष्यता नहीं रही, मतलब आदमी आदमी नहीं रहा। इस कथन का भाव ये था। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन की अनुचित कार्य करते समय मनुष्य को विश्वास रहता है कि वह किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छे मार्ग से कुछ पाने को भरोसा नहीं रहा होता, पता ही नहीं होता कि वह अनुचित कर रहा है, मालूम रहता है कि यह ठीक नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल सही आपको पता होगा, डी होगा कि आप वहाँ पर हमने पढ़ा भी था। अंधेरों के अंबार लगे हैं, रेखांकित का भाव है बुराइयाँ। अंधेरों के मतलब कि बुराइयों के लगे हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8वां है कि शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। नैतिकता, मनुष्यता, सच्चरित्रता, फिर उछलता। तो उछलता बिल्कुल आपके भिन्न है। उछलता क्या आपके बिल्कुल भिन्न है। नेक्स्ट टाइप का जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें। रचना की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का वाक्य आपसे ये पूछना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो ये आपके क्या होगा, 9वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। चाहिए ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जरूरत है कि हम दर्पण जैसा जीवन जीना सीखें, किस प्रकार का उपयुक्त वाक्य है? मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, फिर कठिन वाक्य है? तो आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें। भारत में अनेक जातियाँ हैं, जाति हैं। भारत में अनेकों जाति है, बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये भी। अनेक जातियां हैं होना चाहिए, अनेकों होना नहीं। अनेक मतलब एक से अधिक होता है, तो अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं थी, गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अनेकों जातियां हैं, इसमें क्या शुद्धि है? अनेकों यहाँ पर है, इसलिए ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, गलत है बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, गलत है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, सी करेक्ट है। काट कर फल बच्चे खिलाओ, ये बिल्कुल शुद्ध नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि रामचरितमानस की रचना किस बोली में की गई है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बघेली? तो करेक्ट हो जाएगा, आप सभी जानते ही होंगे
की अवधि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। तुलसीकृत कवितावली, विनय पत्रिका व गीतावली की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी, भी करेक्ट हो जाओ। कवितावली, विनय पत्रिका, फिर गीतावली, तुलसीकृत है, ब्रज भाषा है। कुछ रचनाएं आपसे पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं परीक्षा में, इसलिए इन तीनों को देख लीजिए। उसके बाद ये हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। पहला है कि पल्लव की रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं पल्लव की रचयिता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता है आपके रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनमेजय का नाग है कि किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है जनमेजय का नाग। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हिंदी के रहे, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहे और 20 क्वेश्चन हमारे जीएस के रहे। तो आप लोग इन दोनों में से अगर आपने 30 क्वेश्चन को लगभग हल कर दिया है तो समझिएगा कि तैयारी बहुत अच्छी है। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और अगर इससे कम क्वेश्चन रहे, 25 बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 28 बन रहे हैं, तो जानिएगा कि आपकी तैयारी में अभी कमजोरी है, अभी आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों आपके लिए ही एक बार सुनिएगा, इस तरह पहले चलते हैं अपने यहाँ पर। हाँ, तो दोस्तों आपके लिए इस चैनल पर लगातार टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। उत्तर प्रदेश के यथाई छात्रों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग साथ दें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे कि एक एक क्वेश्चन को आप देख सकें। और कोरोना के समय में मैं आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, इसके लिए क्लास बना रहा हूँ, तो समय उसमें लगता है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग साथ देते हैं तो समझता हूँ सारा कार्य मेरा सही है। तो आप लोग भी बिल्कुल ये मत सोचिए कि कोरोना का समय है मुझे पढ़ना नहीं है, ये सही समय है, बिल्कुल पढ़ते रहिए। जो भी इस समय को बिल्कुल सही से उपयोग किया वह अन्य छात्रों की तुलना में, अगर अन्य छात्र यहाँ पर हैं तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये आपके लिए बहुत, जैसे ही एग्जाम होगा, बहुत अधिक फायदा देगा। तो ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्णिम समय है, इसलिए लगातार पढ़ते रहिए, अपने आप को सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार से खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जानते हैं कि आपके पूरे देश में कोरोना का प्रकोप है। तो इसमें अगर आप लोग स्वस्थ रहते हैं तो ये सबसे बड़ा धन आपके लिए हो जाता है। चलिए इन्हीं वचनों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ईश्वर करने कि आप सभी के परिवार में किसी भी को कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, और अगर हो भी जाता है तो इस प्रकार से इसको चिंता में ना लें और उसको सही से आइसोलेशन में रहें, और जिनको हो गया है और बिल्कुल बचा कर रहें। चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं कौन सा चैनल? बिल्कुल एग्जाम तक। धन्यवाद।